आज का जो हमारा टॉपिक है वो सब्जेक्ट है वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जो टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे वो है रिलेशनल अलजेब्रा। वैसे तो इसके बारे में थोड़ी बहुत कोशिश की थी कि आप लोगों को लेक्चर में भी बता दिया जाए, और जहाँ तक मैंने मैक्सिमम कोशिश की थी वो थी कि आप लोग सेलेक्ट एटलीस्ट सीख ही लें। सबके बावजूद जो कुछ उस लेक्चर में हुआ वो आप सबको पता ही है। इसके अंदर हमारे पास जो रिलेशनल अलजेब्रा है वो होता क्या है कि रिलेशनल अलजेब्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस। हम पढ़ क्यों रहे हैं रिलेशनल अलजेब्रा? तो उसकी पहली वजह तो ये है कि जी ये रिलेशनल मॉडल ऑपरेशंस जो हम देखते आए हैं उनकी एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। जो आपको डेटाबेस की क्वेरीज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो आज आपको नज़र आती है, ये एक मॉडर्न फॉर्म है डेटाबेस की। इससे पहले इसकी बेसिस में जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें से ये रिलेशनल अलजेब्रा भी है। रिलेशनल अलजेब्रा आप कह सकते हो कि आप डायग्राम्स की शक्ल में या क्वेरीज की शक्ल में लिखे हुए आप डेटाबेस को नहीं देख रहे, बल्कि आपको रिटन फॉर्म में एक सिंटैक्स है जिसकी फॉर्म में आपको क्वेरीज जिसकी फॉर्म में आपको डेटाबेस नज़र आ रहा होगा। अच्छा, दूसरी रीज़न इसकी ये है कि दूसरी इसकी इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि इट इज़ यूज्ड एज अ बेसिस फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग क्वेरीज एंड क्वेरी प्रोसेसिंग and optimization modules that are integral part of relational database management system. तीसरा पॉइंट इसका ये है कि some of its concepts are incorporated into the SQL फॉर रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। तो जो क्वेरीज हम लोग लिख रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उनकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, उन क्वेरीज की प्रोसेसिंग कैसे करनी है, ऑप्टिमाइजेशन मॉड्यूल्स क्या हैं, ये सब इसका एक अहम हिस्सा है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। प्रोसीजरल क्वेरी इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्योंकि एक छोटा सा प्रोसीजर है जो इसके बैक एंड पे चलता है, और वो ये है कि ये कुछ रिलेशंस को एज ए इनपुट लेता है, उसके ऊपर सर्टन ऑपरेटर्स अप्लाई करता है, ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, और उसके बाद आपको एक रिलेशंस के कुछ पोर्शंस आपको एज ए आउटपुट पे देता है। ठीक है, तो यही लाइन इसने ऐसे लिखी हुई है कि इट कलेक्ट्स इंस्टेंसेस ऑफ रिलेशंस एज इनपुट एंड गिव्स अकरेंसेस ऑफ द रिलेशंस एज आउटपुट। इट यूजेस वेरियस ऑपरेशंस टू परफॉर्म दिस एक्शन। ये वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको की थी। रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड रिकर्सिवली ऑन अ रिलेशन। इसका मतलब ये है कि रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर जो जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक रिलेशन के ऊपर एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो और वो बात वहाँ पर ख़त्म हो जाए। रिकर्सिवली का मतलब आपको अच्छी तरह पता है, रिकर्जन से इसका आइडिया निकलता है कि एक रिलेशन के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन अप्लाई हो सकते हैं रिकर्सिवली। अच्छा, द आउटपुट ऑफ दिस ऑपरेशन इज अ न्यू रिलेशन विच माइट बी फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर इनपुट रिलेशंस। सही, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑपरेटर कौन कौन से हैं इसके अंदर। हमारे पास इसमें मुख्तलिफ ऑपरेटर्स आते हैं, उनमें से पहला जो आपको बताया जा रहा है वो है यूनरी ऑपरेटर्स, और यूनरी में हमारे पास आ जाता है सेलेक्ट और प्रोजेक्ट। दूसरा हमारे पास आ जाता है बाइनरी ऑपरेटर्स, और बाइनरी के अंदर हमारे पास आ जाता है यूनियन, सेट डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, जब आप ये स्लाइड्स को स्लाइड शो पे करेंगे तो ये जो पीछे आपको स्लाइड्स जिसमें आपको थोड़ा लाइट कलर में नज़र आ रहा है, ये भी आपको थोड़ा विजिबल ज़्यादा होगा। चूँकि मैंने स्लाइड शो मोड ऑन नहीं किया हुआ इसलिए आपको ये थोड़ा सा डिम दिखाई दे रहा है। ओके, फर्स्ट ऑपरेटर हमारा है इसमें सेलेक्ट। और सेलेक्ट क्या करता है कि सेलेक्ट आपका जो गिवन रिलेशन है या जो गिवन टेबल है उसके अंदर से रॉज सेलेक्ट करके देता है, और वो रॉज किस बेस पे करता है सेलेक्ट? वो किसी कंडीशन की बेस पे करता है। हम उसको यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, तो क्या करता है सेलेक्ट ऑपरेटर? सेलेक्ट टुपल्स दैट सेटिस्फाई आ गिवन प्रेडिकेट। टुपल्स और रोज आप जानते हैं एक ही चीज़ है, इसी तरह रिलेशन और टेबल भी एक ही चीज़ है। सिंस हम लोग डेटाबेस पढ़ रहे हैं तो हम मोर फॉर्मल टर्म्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम रोज़ की बजाय टुपल्स कह रहे हैं और टेबल की बजाय हम रिलेशन कह रहे हैं। ये बात आप लोग थ्रू आउट सेमेस्टर सीख रहे हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकली हम रिटन फॉर्म में हमें एक डेटाबेस दिखाई दे रहा होगा। तो एक इसकी नोटेशन है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ सिग्मा। अच्छा, सिग्मा में आपको नीचे एक फुट साइड पे प्रेडिकेट लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और फिर उसके बाद सिग्मा के लेवल पर ही एक चीज़ लिखी हुई है बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर रिलेशन। तो जो बड़ी सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर, तो वो जो सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर रिलेशन लिखा हुआ बड़े साइज़ में,
वो रिलेशन असल में उस रिलेशन का नाम है जो इसके अंदर एज इनपुट जाएगा। चूँकि ये बात हुई है कि हमेशा प्रोसीजरल लैंग्वेज है और ये हमेशा कुछ इंस्टेंसेस को एज इनपुट लेगा, नंबर 1। नंबर 2 उस पर कुछ ऑपरेटर्स अप्लाई करेगा, नंबर 3 ऑपरेशंस अप्लाई करेगा, और नंबर 3 आपको कोई ना कोई एक नया रिलेशन देगा। तो ये जो रिलेशन ब्रैकेट के अंदर जा रहा है ये वो इनपुट रिलेशन है। और प्रेडिकेट जो आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब है वो कंडीशन जिसकी बेस के ऊपर हम सेलेक्ट कर रहे हैं रॉस को। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि जी टू प्रोसेस अ सिलेक्शन हमने करना क्या है। नंबर 1 के लुक एट ईच टुपल, आपने हर रॉ को देखना है, हर टुपल को देखना है। और उसके बाद आपने देखना है कि सी इफ़ वी हैव अ मैच्ड बेस्ड ऑन द कंडीशन, कि क्या जो कंडीशन जो प्रेडिकेट हमने लिखा हुआ है क्या उससे मिलती जुलती कोई टुपल ऐसी है या कोई रॉ ऐसी है जो उस कंडीशन से मैच करती है। अगर तो वो करती है तो हम उस रॉ को सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं और ये प्रॉपर्टीज़ शायद आपको थोड़ा सा आगे जाके, नहीं बल्कि मैं अभी बता देती हूँ। अच्छा, ये इसके बारे में लेक्चर में भी बात की थी कि डिग्री ऑफ रिजल्टिंग रिलेशन क्या होता है। डिग्री कहते हैं रिलेशन, डिग्री ऑफ रिलेशन इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन दैट रिलेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट का एक टेबल है और स्टूडेंट के टेबल के अंदर स्टूडेंट का आईडी है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट के डिपार्टमेंट का नाम है और स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स का नाम है, तो आपके पास इसमें 4 कॉलम्स बनते हैं, या फिर आप कहते हैं इसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स हैं। तो वो जो 4 एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम कहते हैं कि इस रिलेशन की डिग्री 4 है। तो आपको यहाँ पर सिग्मा के इर्द गिर्द 2 सीधी सीधी छोटी सी लाइनें नज़र आ रही हैं, इक्वल टू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। जो कैपिटल आर है वो बड़े वाला रिलेशन है जो एज ए इनपुट गया था। तो वो आपको कहता है सिग्मा की जो डिग्री है, ये जो खड़ी हुई 2 छोटी छोटी लाइन है ये डिग्री की सिम्बलाइज करने के लिए इस्तेमाल की है, कि जो भी हमारे पास रिजल्टिंग रिलेशन हासिल हो रहा है सिग्मा अप्लाई करने के बाद, उसके अंदर नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स हमेशा उतने ही होंगे जितना कि उस रिलेशन की डिग्री है जिसके ऊपर अप्लाई किया गया था। या इन शॉर्ट हम यूँ समझें कि अगर एक बड़े टेबल से एक छोटा टेबल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है एक किसी कंडीशन की बेस पर, तो दोनों टेबल्स के अंदर नंबर ऑफ़ रॉज डिफरेंट होंगी लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम होंगे या फिर नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स सेम होंगे। उसके बाद वो आपको कहता है कि सिग्मा कम्यूटेटिव है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी रिलेशन के ऊपर पहले एक कंडीशन 2 अप्लाई करें और फिर कुछ रॉज सेलेक्ट करें और उसके बाद आप उसके ऊपर कंडीशन 1 अप्लाई करें, तो जो आपको टोटल दोनों कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद रिजल्ट अचीव हो रहा है वो बिल्कुल सेम है उसके कि अगर मैं उसी रिलेशन के ऊपर कंडीशन 1 अप्लाई करूं और फिर उसके बाद कंडीशन 2 अप्लाई करूं। कम्यूटेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिक्स से ही आता है और ये बिल्कुल उसी के जैसा है जैसा कि हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। ओके, ये थोड़ा सा और अगली एग्जांपल में एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास सिलेक्शन की ये एग्जांपल है और इसमें आपको एक स्टूडेंट का एक टेबल दिखाई दे रहा है जिसमें आपको STID मतलब स्टूडेंट ID है, ST नेम यानी स्टूडेंट्स का नेम है, स्टूडेंट का एड्रेस है, PR नेम का मतलब है प्रोग्राम का नाम है, और CURSEM जो लिखा हुआ है वो है करंट सेमेस्टर, यानी कि वो जो स्टूडेंट है वो करंटली किस सेमेस्टर में मौजूद है। अच्छा, जो स्टूडेंट ID इसमें आपको नज़र आ रहा है S1020, S1038, S1015, S1018, ये उसके IDs हैं। फिर उस स्टूडेंट के नेम में आपको डिफरेंट नेम्स नज़र आ रहे हैं, स्टूडेंट के एड्रेस में डिफरेंट एड्रेसेस ऐड है हर स्टूडेंट के अगेंस्ट, प्रोग्राम के नेम में उसके पास मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं और करंट सेमेस्टर में उसके करंट सेमेस्टर्स हैं। अच्छा, अब अगर आप पेपर पेंसिल पकड़ें और इस कंडीशन को अप्लाई करें कि जी सिग्मा और कंडीशन लिखी हुई है करंट सेमेस्टर ग्रेटर देन 3, आपने ये कंडीशन की बेस पर बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है स्टूडेंट बड़ा सा, वो जो स्टूडेंट है वो उस रिलेशन का नाम है जिस पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो। तो आप जब ये करंट सेमेस्टर ग्रेटर देन 3 स्टूडेंट पर अप्लाई करो और सिग्मा लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है आपने वो रॉज सेलेक्ट करनी है स्टूडेंट के टेबल में से जहाँ पर करंट सेमेस्टर की वैल्यू 3 से ज़्यादा है। तो पिछली एग्जाम्पल पे मैं वापस जाती हूँ और यहाँ पर हम देखेंगे कि वो वाली रॉज जहाँ पर करंट सेमेस्टर की वैल्यू 3 से ज़्यादा है वो 3 है। सबसे पहली S1020 और यहाँ पर करंट सेमेस्टर की वैल्यू 4 है। तो ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। पूरी रो सेलेक्ट होगी मतलब स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, प्रोग्राम का नेम, करंट सेमेस्टर, ये 5 एट्रीब्यूट्स उसके अंदर होंगे। दूसरी रो जो सेलेक्ट होगी
वो होगी करंट सेमेस्टर इक्वल टू 5 वाली, और इसके अंदर स्टूडेंट आईडी S1015 है, फिर स्टूडेंट का नाम है ताहिरा एजाज, फिर उसका एड्रेस है, MCS उसका प्रोग्राम है, और उसका करंट सेमेस्टर 5 है। और इसी तरह से आखिरी वाली रॉ सेलेक्ट हो जाएगी, और S1018 आरिफ रिज़िया, फिर उसका एड्रेस है BIT, उसका करंट सेमेस्टर 5। ये 3 रॉज सेलेक्ट इसलिए हुई हैं क्योंकि हमने कंडीशन में ये लिखा था कि हमारे पास स्टूडेंट के टेबल में से वो वाली रॉ सेलेक्ट करके रिटर्न करो जहाँ जहाँ पर करंट सेमेस्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। अब सपोज हम एक और एग्जांपल देखते हैं, और वो ये है कि आप सिग्मा करंट सेमेस्टर इक्वल टू 3 और फिर आप वो ब्रैकेट में स्टूडेंट लिख दें, तो आपको सिर्फ एक रो रिटर्न हो रही होगी, और वो होगी S1038 वाली, जहां पर S1038 लिखा है, शोएब अली है, उसका एड्रेस है, BCS है, और करंट सेमेस्टर। दूसरे एग्जाम्पल में आपको वो कहता है कि मैंने आपको एक कंडीशन वही वाली रॉ सेलेक्ट करवाई, लेकिन मैंने आपको कहा वहां पर कंडीशन लिख दो करंट सेमेस्टर इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो दूसरी लाइन आपको नजर आ रही है वो आपको एक डिफरेंट कंडीशन की बेस पर रो को सिलेक्ट करवा रही है या टुपल को सिलेक्ट करवा रही है, और यह लिखा हुआ है कि सिग्मा स्टूडेंट आईडी इक्वल टू S1038, ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने स्टूडेंट के टेबल में जाकर जहां पर स्टूडेंट का आईडी S1038 है वो वाली रो सेलेक्ट करनी है और आपने वो रिटर्न करवा देनी है। ठीक हो गया। अच्छा, सिलेक्शन की एक और एग्जाम्पल है जो हमारे पास है, और वो ये है, इसे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, वैसे होपफुली पिछली वाली भी क्लियर होगी। और नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमारे पास फैकल्टी का टेबल गिवन है, और इसमें हमारे पास 5 एट्रीब्यूट्स हैं। एक तो फैकल्टी आईडी है, फिर फैकल्टी का नेम है, उसका एड्रेस है, सैलरी है, और रैंक है। फैकल्टी आईडी में आपको नज़र आ रही है डिफरेंट वैल्यूज़ 2 3 4 5 F3 4 5 6 F4 5 6 7 और F5 6 7 8। फैकल्टी के नेम है डिफरेंट, उस्मान, ताहिर, आयशा, समद। उनके एड्रेसेस हैं, उनकी सैलरीज हैं, 21,000 है, 23,000 है, 27,000 है, 32,000 है। और उनके रैंक है कि फैकल्टी किस फैकल्टी पोजीशन पर सर्विसेज दे रही है। तो कोई लेक्चरर है ज़ाहिर है, कोई 2 असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं और 1 प्रोफेसर है। अब इस गिवन टेबल के ऊपर हम कुछ सिग्मा की कंडीशंस अप्लाई करेंगे, और वो कहता है कि आपने सेलेक्ट करें, सिग्मा लिखा हुआ है, इसका मतलब है सेलेक्ट करें सैलरी ग्रेटर देन 27,000, और ब्रैकेट में FAC लिखा हुआ है, ये उसी टेबल का नाम है जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया। अब अगर फैकल्टी के टेबल में से मैं रो सेलेक्ट करूं वो वाली जहां पर सैलरी 27,000 से ज़्यादा है, तो वो आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक रो है जहां पर वैल्यू 27,000 से ज़्यादा है, दैट इज़ 32,000, और वो वाली लाइन प्रोफेसर रैंक की है। ठीक है, उसका नाम समद है, उसका फैकल्टी आईडी F5678 है, उसका एड्रेस है। तो वो बिल्कुल आखिरी लाइन जिसके अंदर वो पांचों चीज़ें मौजूद होंगी आपको वो रिटर्न में मिल जाएगा। सही। इसी तरह से आपके लिए एक और जो है वो कंडीशन लिख दी गई है, और वो लिखा हुआ है कि सिग्मा सैलरी ग्रेटर देन 26,000 एंड ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है कि रैंक इक्वल टू एसोसिएट प्रोफेसर, और ये वाली चीज़ आपने कंडीशंस अप्लाई करनी है फैकल्टी के टेबल के ऊपर। तो फैकल्टी के टेबल में आप देखेंगे कि जहाँ पर सैलरी 26,000 से ज़्यादा हो और रैंक भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, वो वाली रो आपने निकाल लेनी है, यानी आपको रिजल्ट में वो मिलेगा। तो हम देखते हैं इस टेबल के अंदर कि हमारे पास 2 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। पहली कंडीशन तो ये थी कि एक कंडीशन तो ये कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो हमने देखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2 हैं। दूसरी कंडीशन ये लिखी हुई है कि जो उसकी सैलरी है वो 26,000 से ज़्यादा हो, तो यहाँ पर सिर्फ एक रो आपको ऐसी नज़र आ रही होगी जहाँ पर वैल्यू 26,000 से ज़्यादा है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी है। तो आपको टेबल के अंदर ये तीसरी रो आयशा फैकल्टी नेम है वो आपको नज़र आ रही है, उसका रैंक जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि वो एसोसिएट प्रोफेसर है, और उसकी सैलरी जो है वो 27,000 है। अच्छा, प्रोजेक्शन पे जाने से पहले मैं एक आखिरी प्रॉपर्टी जो आपको मैंने यहाँ पर दिखाई थी कम्यूटेटिविटी की, वो वाली मैं आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखा देती हूँ। ये वाले टेबल के ऊपर अगर आपको ये कहा जाए कि आपने वो वाले फैकल्टी मेंबर्स को, वो वाले ये स्टूडेंट का टेबल है, वो वाले स्टूडेंट
कि आपने डेटा हमें लेकर देना है जहाँ पर करंट सेमेस्टर ग्रेटर देन 4 है। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आखिरी 2 लाइंस होंगी और वो होंगी MCS और BIT वाली, जहाँ पर करंट सेमेस्टर की वैल्यू 5 है। ठीक है, और उसके बाद मैं दूसरी कंडीशन अप्लाई कर देती हूँ कि प्रोग्राम का नाम MCS हो, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा ताहिरा एजाज वाली एक लाइन का। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास जो फाइनल 2 कंडीशंस अप्लाई करने के बाद जो रो आपको रिसीव हो रही है वो है S1015 ताहिरा एजाज MCS, उसका एड्रेस, और MCS और करंट सेमेस्टर 5। अच्छा, अब यही वाली 2 कंडीशंस हम दूसरी तरह से अप्लाई कर लेते हैं और हम कहते हैं कि आप वो वाली हमें स्टूडेंट का जो है वो डेटा लेकर दे जहाँ पर उसके प्रोग्राम का नेम MCS हो। पहली कंडीशन ये है। तो हम जब ये पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास पहला और तीसरी लाइन हमें एक्सट्रैक्ट होती है। मजीद उसके ऊपर दूसरी कंडीशन हम ये अप्लाई करते हैं कि करंट सेमेस्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो। जब मैं ये वाली कंडीशन अप्लाई करती हूँ तो अब मेरे पास अगेन वही वाली तीसरी रॉ रिसीव हो रही है S1015 वाली। इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो ये आपको नज़र आ रही है कि कम्यूटेटिविटी में कि आप पहले कंडीशन 2 अप्लाई करें रिलेशन पे और फिर कंडीशन 1 अप्लाई करें, या आप रिलेशन के ऊपर पहले कंडीशन 1 अप्लाई करें और फिर कंडीशन 2 अप्लाई करें। ये दोनों बातें बिल्कुल बराबर। होपफुली इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो क्वेश्चन आंसर सेशन में हम इसको मजीद डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या चीज़ है जनाब? ये भी एक यूनरी ऑपरेटर है और इसमें आपको जो भी रिलेशन इनपुट दिया जाता है उसके आपको कंडीशंस की बेस पर कुछ एट्रीब्यूट्स सेलेक्ट करके रिटर्न कर देगा, या यूं कहें कि किसी गिवन कंडीशन की बेस पर कुछ कॉलम्स आपके सेलेक्ट होंगे और वो आपको रिटर्न हो जाएंगे। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जो भी एट्रीब्यूट्स वाला रिजल्ट रिसीव हो रहा है और उसके अंदर कोई रोज ऐसी हैं जिनके अंदर 2 वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, तो आपका प्रोजेक्शन का जो ऑपरेटर है वो सिर्फ एक को रखेगा और दूसरे को डिस्कार्ड कर देगा। अच्छा, नोटेशन इसके जो हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिग्मा हम इस्तेमाल करते थे सेलेक्ट के लिए और हम प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पाई। जिस तरह हमने सिग्मा में देखा था कि उसके फुट साइड पर प्रेडिकेट लिखा हुआ था या कंडीशन थी, इसी तरह से प्रोजेक्शन में भी इसके फुट साइड पर आपको A1 A2 A3 अप टू AK इज़ द लास्ट नंबर यहाँ पर नोटेशन इस्तेमाल हो रही है। तो आप जो है वो यहाँ पर A1 A2 से लेकर AK तक यानी जितने भी आप एट्रीब्यूट लिखना चाह रहे हो वो आप इसके फुट साइड पर लिखोगे। ब्रैकेट के अंदर आप कैपिटल R लिखोगे यानी कि उस रिलेशन का नाम होगा। तो यहाँ पर वो आपको यही बात फिर से नीचे इंग्लिश में भी लिख दिया है कि जी वेयर A1 A2 अप टू AK आर द एट्रीब्यूट नेम, यानी वो एट्रीब्यूट्स जिनको सेलेक्ट करना है, एंड R इज द रिलेशन नेम। ये एग्जाम्पल आपको थोड़ी सी और आगे जाके क्लियर हो जाती है। ओके, projection works on a single relation R and defines a relation that contains a vertical subset of R। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक टेबल गिवन है और उसके अंदर 5 एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं और आप प्रोजेक्शन के जो आपकी नोटेशन है उसके फुट साइड पर 3 एट्रीब्यूट्स के नाम लिखते हो और ये आप अप्लाई करते हो उस टेबल के ऊपर, तो आपको एक ऐसा टेबल रिसीव होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉस तो उतनी ही होंगी यूजुअली मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपके पास डुप्लीकेट कोई रो आ जाएगी तो वो इन दैट केस एलिमिनेट होगी। अदरवाइज अगर डुप्लीकेट रो कोई भी नहीं है तो आपके नंबर ऑफ रॉस जो हैं वो बिल्कुल बराबर होंगे आपके ओरिजिनल टेबल के, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स आपके वही होंगे जो कि आपने कंडीशन में मेंशन कर दिए। तो प्रोजेक्शन क्या कर रहा है जनाब? वर्क्स ऑन अ सिंगल रिलेशन R एंड डिफाइंस अ रिलेशन दैट कंटेन्स अ वर्टिकल सबसेट ऑफ R, एक्सट्रैक्टिंग द वैल्यूज ऑफ स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स, यानी वो एट्रीब्यूट जो आपने स्पेसिफाई कर दिए वो निकालेगा, एंड एलिमिनेटिंग द डुप्लीकेट्स। फिर है जी कि प्रोजेक्शन रिड्यूस कर देता है डुप्लीकेट कॉलम्स को क्रिएटेड बाय क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और इट क्रिएट्स अ न्यू रिलेशन। ओके,
हमारे सामने प्रोजेक्शन की एग्जांपल आ जाती है और वो ये है कि जी फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और रैंक, ये वही वाला टेबल है जो हमने भी पहले भी देखा था। इसके ऊपर अब हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं जी, पाई और आपके सामने लिख दिया फैकल्टी आईडी कॉमा सैलरी, और ये आपने अप्लाई करना है फैकल्टी के ऊपर। तो अगर फैकल्टी के टेबल में हम देखें तो फैकल्टी आईडी और सैलरी, यानी आपको पहला और चौथा कॉलम जो वो कहता है सिलेक्ट कर लो, और आप सिलेक्ट करेंगे यानी आपकी प्रोजेक्शन होगी। सिलेक्ट करने का मतलब चूज़ करना, यहाँ पे मैं ले रही हूँ, वो आपकी चूज़ हो जाएंगी और बाकी डिस्कार्ड हो जाएंगी। ओरिजिनल टेबल में नहीं, लेकिन आपको आंसर जो मिलेगा उसके अंदर एक टेबल होगा जिसके अंदर 4 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे, और एक कॉलम का नाम फैकल्टी आईडी होगा और दूसरे का नाम सैलरी होगा। ये आपका प्रोजेक्शन का रिजल्ट होगा। इसी तरह से हम कहते हैं कि पाई एफ नेम कॉमा रैंक और ब्रैकेट में फैकल्टी। इसका मतलब है इस टेबल के ऊपर एफ नेम वाला कॉलम और दूसरा आपको लिखा हुआ रैंक, तो ये रैंक वाला कॉलम। सिर्फ ये 2 कॉलम आपको मिलेंगे और इसकी सारी रॉज की वैल्यू होंगी, यानी एफ नेम में उस्मान, ताहिर, आयशा, समद, ये सब भी होंगे, और रैंक के अंदर लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर और फिर से प्रोफेसर। ये 2 आपको कॉलम एक फाइनल शक्ल में, एक टेबल की शक्ल में नज़र आएंगे और ये प्रोजेक्शन का रिजल्ट होगा। तीसरी हमारे पास लिखी हुई है कि पाई ऑफ फैकल्टी आईडी, सैलरी, रैंक, और ये आपने अप्लाई करना है फैकल्टी पे। तो फैकल्टी आईडी का कॉलम, दूसरा लिखा हुआ सैलरी का कॉलम और तीसरा रैंक का कॉलम। तो अब जो आपको रिसीव हो रहा होगा फाइनल एक टेबल, उसके अंदर फैकल्टी आईडी, सैलरी, रैंक और इनकी सारी रोज मौजूद होंगी। पॉइंट टू बी नोटेड, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके एट्रीब्यूट्स के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट कह रही हूँ, रॉस के अंदर कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट होगी तो तब वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक यूनियन, और यूनियन हमने देखा है कि ये यूनरी ऑपरेटर नहीं है बल्कि ये बाइनरी है। जैसा कि हम हमेशा इसे देखते हैं कि यूनियन करने के लिए कोई भी 2 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। पिछली वाली हम यूनरी ऑपरेटर इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो सिलेक्शन था या वो प्रोजेक्शन था, उसके लिए सिर्फ एक ही टेबल इनपुट में जा रहा था और उसके ऊपर वो सिलेक्शन या प्रोजेक्शन अपना काम करता था और आपको एक रिजल्टेंट मिल जाता था। लेकिन यूनियन में हम देखते हैं कि हमारे पास 2 टेबल्स मिनिमम इसके अंदर जाना ज़रूरी है, और हमेशा ही 2 के ऊपर बल्कि काम करता है। और हम देखते हैं कि आपको एक नया रिजल्ट हासिल होगा, लेकिन इसकी बेस में आपको 2 इनपुट देना ज़रूरी होंगी। ओके, अज्यूमिंग आर एंड एस आर यूनियन कंपैटिबल, और यूनियन आर यूनियन एस इज द सेट ऑफ टुपल्स इन आइदर आर और एस और बोथ। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है कि सिंस इट इज़ अ सेट तो देयर आर नो डुप्लीकेट टुपल्स, और ये भी कम्यूटेटिव है जैसे कि सिग्मा को हमने देखा था। अगर मैं टेबल आर को लेफ्ट साइड पे रखूँ फिर यूनियन कर दूँ एस के साथ, या फिर टेबल एस को लेफ्ट साइड पे रखूँ उसको यूनियन कर दूँ आर के साथ, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो यूनियन का हमेशा सेम ही होगा। यूनियन की एग्जांपल से आपको यूनियन और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसा कि सामने आपके एक टेबल गिवन है और वो है कोर्स 1 का टेबल, और एक और टेबल गिवन है और वो है कोर्स 2 का टेबल। इन दोनों टेबल्स के अंदर आपके पास कोर्स आईडी है, प्रोग्राम आईडी है, क्रेडिट आवर्स है, कोर्स का टाइटल है। अच्छा, जो CID आपको कोर्स 1 में नज़र आ रहा है वो जी 2 3 4 5 हैं, 3 4 5 6 हैं, 4 5 6 7 हैं, 5 6 7 8 है, और इसी तरह प्रोग्राम आईडीज़ हैं उसके अगेंस्ट डिफरेंट, क्रेडिट आवर्स हैं डिफरेंट, फिर उस कोर्सेज के टाइटल हैं डिफरेंट। अच्छा, कोर्स 2 के अंदर आपके पास गिवन है जी CID C4567, C8944, और फिर अगेंस्ट उसके प्रोग्राम आईडी, क्रेडिट आवर्स और कोर्स टाइटल्स गिवन है। अच्छा, इन दोनों टेबल्स के अंदर जो चीज़ कॉमन आपको नज़र आ रही है वो कॉमन आपको एक वैल्यू नज़र आ रही है, वो है C4567, और ये वाली जो कोर्स आईडी है यही कोर्स आईडी कोर्स 1 में भी है, और उसके अगेंस्ट प्रोग्राम आईडी, क्रेडिट आवर, कोर्स टाइटल है, और यही वाला कोर्स आईडी C4567 और उसके अगेंस्ट प्रोग्राम आईडी, क्रेडिट आवर, कोर्स टाइटल, ये सेम कोर्स 1 और कोर्स 2 दोनों में मौजूद है। अच्छा, जब हम इन दोनों को यूनियन करते हैं तो आप देखें कि आपके सामने एक नया रिजल्टेंट टेबल नज़र आ रहा है, और उस टेबल के अंदर आपके पास टोटल रोज जो अचीव हो रही हैं वो है 5। ठीक है, और वो
रो जो दोनों में कॉमन थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली C4 5 6 7, ये वाली रॉ सिर्फ एक दफ़ा अपीयर हुई है। अगर वैसे हम यूनियन करते जैसे ऊपर कोर्स 1 में 4 हैं रॉज, कोर्स 2 में 2 हैं और ये सारी ही आपस में डिफरेंट होती, तो जब हम इनका यूनियन करते तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रॉज रिसीव होती वो टोटल 6 होती। लेकिन क्योंकि इसके अंदर एक रॉ बिल्कुल सेम थी C4 5 6 7 वाली, तो वो सिर्फ एक दफ़ा आपको नज़र आ रही होगी अपीयर हुई है और आपके पास नंबर ऑफ रॉज 6 नहीं अचीव हुए बल्कि 5 हुए हैं। होपफुली ये आपको क्लियर होगा। कुछ सवाल होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में भी आप देखें कि हमारे पास अगेन वही दो बातें हैं कि हमारे पास आर और एस जो है वो दो टेबल्स के नाम है, और हम जब भी इंटरसेक्शन करेंगे तो आर और एस की तो हमारे पास एक रिजल्टेंट अचीव होगा, और वो जो भी रिजल्टेंट होगा उसके अंदर वो सेट ऑफ टुपल्स होंगे जो कि दोनों के दरमियान कॉमन हैं, सिर्फ वो वाले। ठीक है, और जैसे कि यूनियन था वो भी कम्यूटेटिव था, तो हमारे पास इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव होगा। अच्छा, यूनियन कंपैटिबल होने का मतलब ये है, जो अभी पीछे आप लोगों ने टर्म देखी है, तो यूनियन कंपैटिबल होने का मतलब ये है कि आपके पास जो टेबल्स हैं उसके अंदर जो कॉलम्स के अंदर वैल्यूज़ गिवन है वो सेम डोमेन की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डिफरेंट डोमेन की हैं। अगर वो बेशक उनके कॉलम के नेम सेम हो, लेकिन उनके अंदर अगर वैल्यूज़ की डोमेन डिफरेंट है तो तब वो यूनियन नहीं हो सकती। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंटरसेक्शन की एग्जाम्पल, और कोर्स 1 और कोर्स 2 के अंदर जो हमारे पास एक कॉमन चीज़ हमें नज़र आ रही थी पिछली पूरी एग्जाम्पल में, वो यही थी कि दोनों के दरमियान सिर्फ एक रो कॉमन थी, दैट इज़ C4 5 6 7। ठीक, और उसके कोर्स का नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्रेडिट R4, प्रोग्राम ID P9873। ओके, इसके बाद हमारे पास है डिफरेंस ऑपरेटर। तो डिफरेंस ऑपरेटर भी हमारा बाइनरी ऑपरेटर है। जाहिर है एक चीज़ ऑलरेडी मौजूद होगी तो आप उसमें से ही दूसरी चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक? तो डिफरेंस R माइनस एस इज द सेट ऑफ टुपल्स दैट अपीयर इन R बट डू नॉट अपीयर इन S। फॉर एग्जाम्पल R में 1 2 3 4 5 है और S में 1 2 3 है, तो R माइनस एस जब हम करेंगे तो रिजल्टेंट जो हमारे पास होगा वो 4 और 5 होगा। वो एक ऐसी चीज़ है जो R में तो मौजूद है लेकिन S में मौजूद नहीं है। एग्जाम्पल आपको इसके आगे नज़र आती है, जैसे कोर्स 1 माइनस कोर्स 2 आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब कोर्स 1 माइनस कोर्स 2 का ये मैं थोड़ा सा पीछे स्लाइड पे आपको ले जाके ये दिखाती हूँ कि कोर्स 1 माइनस कोर्स 2 किस तरह से आया है। ये आपके सामने वही पुरानी एग्जाम्पल जिसके ऊपर हम कोर्स 1 माइनस कोर्स 2 अप्लाई कर रहे हैं। तो देखें, वो वाली कोर्स 1 की चीज़ें आपको रिजल्ट में अपीयर होंगी जो कि कोर्स 2 में नहीं है। अच्छा, कोर्स 1 में 2 3 4 5 CID जो है वो कोर्स 2 में मौजूद नहीं है, तो आपको एक ये रिजल्ट में मिल जाएगा। दूसरा C3 4 5 6 ये कोर्स 1 में है ये वाली रो, और कोर्स 2 में नहीं है तो आपको ये मिल जाएगी। तीसरा देखें C4 5 6 7 है, ये वाली रो कोर्स 1 में भी मौजूद है, कोर्स 2 में भी मौजूद है, इसलिए आपको ये रिजल्ट में नहीं मिलेगी। और तीसरी रो जो आपको रिजल्ट में अपीयर हो रही होगी वो होगी C5 6 7 8। तो ये वो वाली रो है जो कि कोर्स 1 में तो मौजूद है लेकिन कोर्स 2 में मौजूद नहीं है। और ये आप देखिएगा यहाँ पर जो कॉमन एक रो थी उसके अलावा बाकी तीनों आपको रिजल्ट में नज़र आ रही हैं। ठीक, ये सिंपल है। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको जब जॉइंट्स पढ़ाए थे तो तब भी मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दो टेबल्स का लेना कैसे है ये तब भी मैंने बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन किया था। होपफुली आप लोग को ये बात याद आ जाएगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या है जनाब, के सेट डू नॉट हैव टू बी यूनियन कंपैटिबल। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो सेट्स हैं वो यूनियन कंपैटिबल हो, वो यूनियन कंपैटिबल हो या वो ना हो, दोनों सूरतों में आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं।
तो आर एक टेबल है जिसके अंदर एट्रीब्यूट A1 A2 अप टू AN है। मल्टीप्लाई का साइन आपको x की शक्ल में नज़र आ रहा है, और फिर एक दूसरा टेबल है और उसका नाम है S, और वो आपको नज़र आ रहा है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं B1 B2 अप टू BM, और वो आपको मिलेगा। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम उन दोनों का लेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको फाइनल एक टेबल नज़र आ रहा है उसका नाम R इंटू एस को उसने एक तीसरा टेबल जो बड़ा वाला रिसीव होगा आपको उसका नाम उसने Q लिख दिया, और उसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं कि सारे के सारे एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं A1 से लेकर AN और B1 से लेकर BM, यानी दोनों टेबल्स के सारे एट्रीब्यूट हैं। इसका मतलब ये है कि अगर R टेबल के अंदर C टुपल्स हैं और S टेबल के अंदर D टुपल्स हैं, तो जो रिजल्टेंट आपके पास Q टेबल रिसीव हो रहा होगा उसके अंदर C इंटू D टुपल्स होंगे। यानी अगर R टेबल में आपके पास 2 टुपल हैं, S टेबल में आपके पास 2 टुपल हैं, तो आपके पास जो C इंटू D एक आखिरी टेबल रिसीव होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके अंदर 4 टुपल्स होंगे। Okay, it is also called cross product. Note that union, intersection and cross product are commutative and associative. कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी ये पिछली जो अभी स्लाइड्स गुजरी हैं जहाँ पे सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, सेट डिफरेंस और यूनियन इंटरसेक्शन एक्सप्लेन हुआ है, वहाँ पर आपको कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी भी एक्सप्लेन हुई है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल एसोसिएटिविटी कम्यूटेटिविटी ये मैथमेटिक्स के वही वाली कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको हमेशा से पता है। तो यहाँ पर भी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको रिसीव हो रहा है वो उसके अंदर आपके पास जो यूनियन, इंटरसेक्शन और क्रॉस प्रोडक्ट है वो सब भी कम्यूटेटिव भी हैं और एसोसिएटिव भी है। अब एक चीज़ को आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लो या क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, एक ही बात। ओके, अब देखें, कोर्स का एक टेबल आपके सामने है और एक रजिस्ट्रेशन का टेबल आपके सामने है, और जो लाइन आपको नज़र आ रही है लिखी हुई है वो है कोर्स इनटू रजिस्ट्रेशन। तो कोर्स टेबल में आप देखें 2 एट्रीब्यूट्स हैं, CID कोर्स टाइटल, और रजिस्ट्रेशन के अंदर 2 एट्रीब्यूट्स हैं, SID और स्टूडेंट नेम। और जब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये सारी रॉ एक कोर्स टेबल की हर रॉ जो रजिस्ट्रेशन में है उससे मल्टीप्लाई होगी। जैसे आपको पहली 3 रॉ नज़र आ रही हैं वो भी अली ताहिर S101 से मल्टीप्लाई होंगी, फिर आपके कोर्स में फिर से 3 वही सारी की सारी जो हैं वो सारी S103 फरा हसन जो रॉ है उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। ये आपके पास एक क्रॉस प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है, और इसमें आप देखें कि आपका जो फाइनल टेबल है उसके अंदर नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स अब 2 नहीं है बल्कि 4 हैं। जैसे कि आपको पीछे नज़र आ रहा था कि हमने यहाँ पर बताया था ये वाली स्लाइड में कि आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट अचीव हो रहा होगा उसके अंदर सारे के सारे एट्रीब्यूट्स मौजूद होंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जितने टपल्स पहले सेट में और जितने दूसरे सेट में उन सबको मल्टीप्लाई करके जो फिगर रिसीव हो रहा होगा हमारे पास फाइनल वही होगा। अब इस टेबल में देखें हमारे पास एट्रीब्यूट्स फाइनल टेबल में होंगे, 2 यहाँ के हैं और 2 यहाँ के हैं, तो यानी 4 एट्रीब्यूट्स फाइनल टेबल में होंगे। और जो रॉज होंगी वो आप देखें कितनी है, 3 ये वाली हैं और 2 ये हैं, तो 3 इंटू 2 6 हमारे पास फाइनल रिजल्ट के अंदर रॉज होंगी। तो ये अब अगर आप देखें तो आपके पास इस टेबल में जो फाइनल आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है 4 ही आपकी इसके अंदर रॉज आपको 4 ही आपको एट्रीब्यूट नज़र आ रहे हैं, और आपको इसके अंदर टोटल जो है वो नंबर ऑफ़ रॉज 6 नज़र आ रही हैं। और मल्टीप्लाई का तरीका जो मैंने आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो पहले टेबल की सारी रॉज हैं वो दूसरे टेबल की पहली रॉ से मल्टीप्लाई होंगी, फिर पहले टेबल की सारी रॉज दूसरे टेबल की दूसरी रॉ से, पहले टेबल की सारी रॉ दूसरे टेबल की तीसरी रॉ से, और इस तरह करके हर चीज़ हर एक से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखे नज़र आ रहा होगा कि S3456 S101 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर C4567 S101 से मल्टीप्लाई हो रहा है, C5678 S101 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यही वाली सारी रो रिपीट हो रही हैं और अब ये S103 वाली लाइन से मल्टीप्लाई हो रही हैं। C3456 ये S103 से मल्टीप्लाई हो रही है, C4567 ये S103 से मल्टीप्लाई हो रही है, C
5 6 7 8 ये भी S103 से मल्टीप्लाई हो रही है। ये आपका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट अचीव हो गया। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब हमारे पास आ जाता है जी ज्वाइन ऑपरेशंस। ज्वाइन मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे डिटेल में विद एग्जांपल्स बोर्ड के ऊपर भी सिखाए थे। ये ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एग्जैक्टली वो या ज्वाइन बदल तो नहीं जाएंगे, बस इसको रिटन फॉर्म में थोड़ा सा किस तरह से लिखा हुआ है रिलेशनल अलजेब्रा की शक्ल में, वो आपको इसमें थोड़ा सा बस बताना है और कोई मकसद नहीं है इसमें। इस स्लाइड में ज्वाइंस डालने का मकसद ज्वाइंस सिखाना नहीं है, क्योंकि ज्वाइंस मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। ओके, टाइप्स ऑफ ज्वाइन में हमारे पास आ जाता है अ स्पेशल फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू टेबल। जाहिर है ये बात मैंने आपको पहले भी सिखाई थी जब ज्वाइन पढ़ाया था कि दो टेबल्स का एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास ज्वाइन की, उनमें से थीटा ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, सेमी ज्वाइन, आउटर ज्वाइन आर डिफरेंट टाइप्स। एक मैंने आपको इनर ज्वाइन भी पढ़ाया था वैसे। अच्छा, थीटा ज्वाइन क्या होती है जी? वी अप्लाई द कंडीशन थ्रू सेलेक्ट ऑन वन रिलेशन and then only those rows are used in cross product with the second relation। हम पहले रिलेशन के ऊपर कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं, और क्योंकि आपके सामने थीटा लिखा हुआ है इसका मतलब है हम वो हुई वाली रॉज सिर्फ सेलेक्ट करेंगे जो हमें उससे अचीव हो रही होगी। आपके सामने जो नोटेशन है ना, ये एक क्रॉस का साइन है, लेकिन इसकी एंड्स जो हैं वो सीधी सीधी लाइनों से बंद किए हुए हैं, तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और थीटा जो है ये वो वाली कंडीशन है जो थीटा हम ये रिप्रेजेंट करें कि ये वाला ज्वाइन थीटा ज्वाइन है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे होंगे इसमें कि एक रिलेशन में से आर रिलेशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक रिलेशन में से कुछ हमारे पास रॉस सेलेक्ट होंगी और वो एक सर्टन कंडीशन की बेस पर होंगी, और जब वो हमारे पास अचीव हो जाएंगी तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एस से। मिसाल के तौर पर थीटा ज्वाइन की इस एग्जांपल में एक फैकल्टी का टेबल है और एक कोर्स का टेबल है। अब वही फैकल्टी के अंदर फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, रैंक ये सब है, और कोर्स के टेबल में हमारे पास कोर्स कोड, कोर्स टाइटल और FID मौजूद है। अच्छा, नीचे जो कंडीशन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि सिग्मा रैंक इक्वल टू प्रोफेसर, और ये कंडीशन आपने किस पे अप्लाई करनी? फैकल्टी के ऊपर, इनटू कोर्स करना है। यानी कि आपके फैकल्टी के टेबल में से आपने सिग्मा यानी कि रॉ सेलेक्ट करनी है, कौन सी? जहाँ पर रैंक एसोसिएट प्रोफेसर है। तो आप देखिएगा कि फैकल्टी के टेबल में दो रोज ऐसी हैं जहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर है। ये वाली दो रोज आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी 2 और 3, और ये 2 और 3 वाली जो आपकी रो है ये कोर्स के टेबल की सारी रोज से मल्टीप्लाई होंगी। अच्छा, अब क्योंकि हमने देखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये होगा कि यहाँ की हर लाइन इसके सारी लाइंस से मल्टीप्लाई हो रही हैं, या फिर यहाँ की जो भी आपको रिजल्ट अचीव हो रहा है वो यहाँ के पूरे टेबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप देखिएगा कि हमारे पास जो टोटल एट्रीब्यूट्स हैं, वो जो मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट में अभी भी सिखाया था कि टोटल एट्रीब्यूट्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये टोटल एट्रीब्यूट्स होंगे। और टोटल रॉस कितनी होंगी या टोटल ट्रिपल्स कितने होंगे? 2 यहाँ के हैं और 4 यहाँ के हैं, मतलब 4 इंटू 2 8। तो आपका जो फाइनल टेबल होगा उसके अंदर टोटल आप देखिएगा, अगर आप काउंट भी करें तो ये 4 ताहिर की रॉज लिखी हुई हैं, 4 आयशा की लिखी हुई हैं, और ये 4 और 4 8 हो गई हैं, तो ये टोटल 8 हो गया। अच्छा, इसने यूं ही मल्टीप्लाई किया हुआ है कि देखें, पहले ताहिर वाली एक रॉ पकड़ी है और इसको हर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और आपके सामने देखें ये ताहिर वाली रॉ सेम ही लिखी हुई है, लेकिन पहले इसके आगे एक दफ़ा ये वाली लाइन लिख दी है C3456, फिर C4567, फिर C5678, फिर C34251, और इसी तरह से फिर उसने क्या किया है कि जी आयशा वाली एक पूरी रॉ पकड़ी है और उसको हर रॉ से दूसरे टेबल की मल्टीप्लाई करके उसके सामने लिख दिया। तो ये आपके पास एक फाइनल टेबल अचीव हो रहा है, और ये आपका थीटा जॉइन के नतीजे में है। और थीटा जॉइन आपका यही कहता है कि आपने पहले फर्स्ट टेबल में से कुछ रॉस किसी कंडीशन की बेस पर सेलेक्ट करनी है, और फिर वो सेलेक्टेड रॉस को आपने क्रॉस प्रोडक्ट करवा देना है दूसरे टेबल के साथ,
जो नोटेशन हम इसमें अप्लाई देख रहे हैं लिखने के लिए वो आपने याद रखनी है। वो आपके सामने ये दोबारा से मैंने खोल दी है, आर और फिर ये वाला सिंबल जो आपको नज़र आ रहा है, इसके फुट साइड पे आपको थीटा लिखा नज़र आ रहा है, देन एस। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन क्या है जनाब? इक्वी ज्वाइन में rows are joined on the basis of values of common attribute between the two relations। जो भी दो रिलेशंस जिनको आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं उनके दरमियान सिर्फ और सिर्फ कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पर आप इक्वी ज्वाइन लगा सकते हैं। rows having the same value in the common attribute are joined। तो वो वाली rows जिनके पास कॉमन एट्रीब्यूट होता है सिर्फ वही ज्वाइन होता है। ओके और फिर ये एक तीसरा पॉइंट है इसका कि कॉमन एट्रीब्यूट्स अपीयर्स ट्वाइस इन द आउटपुट। आपको आगे एग्जांपल भी इसकी नज़र आ जाती है तो आपको क्लियर हो जाता है। और फिर ये है कि कॉमन एट्रीब्यूट विद सेम नेम इज क्वालिफाइड विद द रिलेशन नेम इन द आउटपुट। तो वो वाले कॉमन एट्रीब्यूट जो के सेम नेम है, अगर तो उनका कॉमन एट्रीब्यूट का नेम बिल्कुल सेम है, फॉर एग्जांपल फैकल्टी आईडी एग्जैक्टली सेम है, तो आपको पता ही है कि हमने डिफरेंट करने के लिए अभी तक भी एग्जांपल देखिए कि हम उनके नाम से पहले उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसके टेबल का नाम लिख देते हैं। ठीक। अच्छा, अब आपके सामने ये आ गई इक्वी ज्वाइन की एग्जांपल। फिर से वही फैकल्टी का टेबल है, फिर से वही कोर्स का टेबल है, और इक्वी ज्वाइन करते हुए आप देखिएगा यहाँ पर फैकल्टी को आप इक्वी ज्वाइन करा रहे हैं और फिर आपने उसके फुट साइड पे वो कंडीशन लिख दी हुई है कि फैकल्टी डॉट फैकल्टी आई डी इक्वल टू कोर्स डॉट एफ आई डी इंटू कोर्स। सही। अच्छा, ये कंडीशन है जी फैकल्टी टेबल में से फैक आई डी जहाँ जहाँ बराबर है कोर्स के टेबल में से उसके एफ आई डी के। अब वो कौन कौन सी हैं? F2 3 4 5 है और F4 5 6 7 है, ये मुझे नज़र आ रहा है, और एक और F2 3 4 5 यहाँ से भी मैच हो रहा है। तो ये जहाँ जहाँ ये मैच हो रहे हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास रिजल्ट देखिएगा क्या आ रहा है कि क्योंकि ये हमने देखा है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट ही है, तो आप देखिए इसके अंदर फिर से कि आपके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स 5 ये और 3 ये, टोटल कितने हो गए 8, तो आपको यहाँ पे भी टोटल 8 नज़र आ रहा है। और हमारे पास जो 2 3 4 5 उस्मान CSC सैलरी 21,000 लेक्चरर ये मैच कर रहा था इधर के FID से। आप देखें यहाँ फैकल्टी में 2 3 4 5 वाला ID ये से मैच हो गया। इसी तरह F4 5 6 7 आयशा का जो है वो F4 5 6 7 फैकल्टी ID वाले से मैच हो गया। और इसी तरह से पहला जो फैकल्टी ID था F2 3 4 5 उस्मान वाला, वो उसके एक और एट्रीब्यूट से मैच कर रहा था F2 3 4 5 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। ये वाली एक लाइन इसके फैकल्टी आईडी से मैच कर रही थी और यही वाली एक लाइन इससे भी मैच कर रही थी। ठीक। और इसके अलावा हमारे पास ये वाली तीसरी लाइन यहाँ की तीसरी लाइन से मैच कर रही थी, तो ये हमारे पास इक्वी ज्वाइन आ गया। बस ये इक्वी ज्वाइन आपको टेबल में नज़र आ रहा होगा। ओके, अब हमारे पास है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन ऑल्सो कॉल्ड सिंपली द ज्वाइन, मोस्ट जनरल फॉर्म है ये ज्वाइन की। ये भी इक्वी ज्वाइन की तरह ही होता है विद कॉमन कॉलम अपीयरिंग ट्वाइस। ठीक है। और इसकी एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कि कॉलम कॉमन कॉलम कैसे ट्वाइस अपीयर हो रहा है। अब ये वही वाली अगेन एग्जांपल है और इसके अंदर देखिएगा कि आप नेचुरल ज्वाइन में कॉमा लगा रहे हो। ठीक है। तो फैकल्टी डॉट फैकल्टी आईडी कोर्स डॉट फैकल्टी आईडी, इसके हमने नेचुरल ज्वाइन लगाया है। इक्वी ज्वाइन में आपने देखा था इक्वल का साइन था, तो आपको ये नेचुरल ज्वाइन एक रिसीव हो रहा है। और इसके अंदर आप देखिएगा ये सिंपल फैकल्टी का फैकल्टी आईडी और कोर्स का FID फैक आईडी। आप देखें इसके अंदर ये कहता है सेम एज इक्वी ज्वाइन विद कॉलम कॉमन कॉलम अपीयरिंग वंस। इसके अंदर आप देखें सिर्फ फैकल्टी आईडी का फैक आईडी लिखा हुआ है, लेकिन कोर्स का FAC आईडी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। ठीक है।
कोर्स का फैक आईडी नहीं लिखा हुआ, दोनों में जो कॉमन चीज़ थी वो थी फैक आईडी, और वो वाला कॉलम आपको सिर्फ एक दफ़ा नज़र आ रहा है। जबकि अगर आप पीछे देखें तो इक्वी ज्वाइन में आपके पास कोर्स का फैकल्टी आईडी और फैकल्टी का फैकल्टी आईडी ये 2 दफ़ा नज़र आ रहे थे। या अगर हम यूँ देखें कि अगर अगर तो फॉर एग्जांपल ये देखें डिफरेंट FAC आईडी, फैक आईडी और FID, ये 2 डिफरेंट नेम है लेकिन इनकी वैल्यू सेम है, तो हमने इनके कॉलम के नेम इक्वी ज्वाइन में कॉलम के नेम डिफरेंट थे, वैल्यू सेम थी, हमने दोनों दफ़ा लिख दिया। लेकिन व्हाट अबाउट द केस कि अगर दोनों कॉलम का नाम एग्जैक्टली सेम हो और उसकी वैल्यूज़ भी सेम हो, तो उस सूरत में मैंने पीछे आपको भी थोड़े पहले बताया था कि हम उस कॉलम के नेम से पहले उसके टेबल का नाम लिख देते, तो ये वही वाला है फैकल्टी डॉट फैक आई डी, कोर्स डॉट फैक आई डी। लेकिन इक्वी ज्वाइन में जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो दोनों के दोनों अपीयर हो रहे हैं, और नेचुरल ज्वाइन में आप देखें जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो सिर्फ एक दफ़ा अपीयर हो रहा है। सॉरी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ज्वाइन में, हमारे पास लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, राइट आउटर ज्वाइन है, आउटर ज्वाइन है और सेमी ज्वाइन है। और आपको पता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन में लेफ्ट वाले टेबल या लेफ्ट वाले रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट को रखा जाता है, कीप ऑल टुपल्स ऑफ फ्रॉम द लेफ्ट रिलेशन, और फिर हम उसको ज्वाइन कर देते हैं राइट रिलेशन के साथ, और अगर वो ज्वाइन हो जाता है तो ठीक है, और अगर हमें राइट रिलेशन में उसके जैसी कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह पर हम नल्स डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर ये वही वाले फैकल्टी और कोर्स का टेबल है जो अभी पीछे हमने देखा है, ठीक है। तो आप देखें 2 3 4 5 इसके 2 3 4 5 से मैच करा था, हमने इसके आगे लिख दिया। इसी तरह से ये 2 3 4 5 इसके 2 3 4 5 से मैच करा था, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से 4 5 6 7 से मैच करा था, ये भी लिख दिया। लेकिन व्हाट अबाउट वो वाले एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जिसके साथ कोई मैचिंग नहीं आ रही थी, यानी F 3 4 5 6 और F 5 6 7 8, इनके साथ तो कोई मैचिंग था ही नहीं राइट वाले में, तो हम वो भी पूरे का पूरा लेफ्ट टेबल लिखेंगे। और अगर उसके साथ कोई भी चीज़ मैचिंग नहीं आ रही तो हम उसके साथ ये खाली जगह जो आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ पर हम नल लिखेंगे। हम कहते हैं इसको पैडेड विद नल, उन सारे कॉलम्स में जहाँ पर मैचिंग नहीं मिल रहा। राइट आउटर ज्वाइन भी लेफ्ट की तरह ही है, इट इज सेम एज लेफ्ट बट कीप टुपल्स फ्रॉम द राइट रिलेशन। इसमें देखें आप राइट रिलेशन, राइट साइड पे हमारे पास कोर्स का टेबल था, वो पूरे का पूरा हमने लिख दिया, और इसके साथ 2 3 4 5 से मैचिंग वही 2 3 4 5 है, 4 5 6 7 से मैचिंग वही 4 5 6 7 है, 2 3 4 5 से मैचिंग वही मिला। लेकिन यहाँ हमारे पास राइट आउटर ज्वाइन में कोर्स में एक लाइन ऐसी थी जिसका हमारे पास मैचिंग जो है वो नहीं था फैकल्टी के टेबल में, तो हमने वो पूरी रॉ कोर्स में रखी तो ही है, लेकिन उसके साथ जो उसके लेफ्ट साइड पर जितने एट्रीब्यूट्स आ रहे थे हमने उन सबको नल रखना है, ठीक है। ये यहाँ अभी आपको ब्लैंक नज़र आ रहा है, ये आपका होगा राइट आउटर ज्वाइन। और आउटर ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन ये भी मैंने आपको बताया था, और ये भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम दोनों रिलेशंस पूरे पूरे लिख देते हैं। अगर कोई चीज़ लेफ्ट पे मैचिंग आ रही है तो भी लिख दी, अगर कोई चीज़ राइट वाले टेबल से मैचिंग आ रही है तो भी लिख दी, अदरवाइज राइट और लेफ्ट दोनों टेबल्स पूरे पूरे लिखेंगे उनको ज्वाइन करके, जो तो कॉमन है वो तो उनके सामने लिख देंगे। और अगर कोई रोज ऐसी हैं राइट या लेफ्ट टेबल में से जिनका कोई मैचिंग दूसरे टेबल में नहीं है, तो हम वो वाली रोज भी लिखेंगे और बाकी उसको नल रख देंगे, जैसा कि आपके सामने ये है। अब देखें ये वाले टेबल में से 2 आपके सामने रोज एंड पर नज़र आ रही हैं, ये दोनों का कोई भी मैचिंग राइट टेबल में नहीं था, हमने इनको ऐड किया टेबल में, और राइट साइड पे जो कॉलम थे हमने उनको खाली छोड़ दिया। इसी तरह से कोर्स के टेबल में आपके पास आखिरी वाला जो एक रॉ है वो मौजूद है, लेकिन उसके साथ का मैचिंग कुछ भी, ये यहाँ फैकल्टी आईडी यहाँ पे ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप पीछे देखिएगा शायद कोई लिखी हुई हो, अभी इधर टेबल में शायद मिसिंग नज़र आ रही है, तो खैर ये वाली आपके सामने एक रो है, लेकिन इसका मैचिंग कोई नहीं है तो हमने इसको भी लिख दिया और इसके साथ ने कॉरिस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स इसके खाली छोड़ दिए। पॉइंट टू बी नोटेड कि जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं हम उनको उसके सामने ही लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर फैक आईडी कॉमन है तो हमने उसको एक ही लाइन में लिखा है,
इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 4 रॉज यहाँ पे लिखी, उसके बाद यहाँ पे नीचे जाके 4 रॉज उसके अगेंस्ट लिख दी, और लेफ्ट टेबल के आगे बाकी के कॉलम खाली हमेशा लिख दिए, या राइट टेबल का पूरा लिखने के बाद उसके लेफ्ट साइड पे सारे एट्रीब्यूट खाली लिख दिए। ऐसा कुछ नहीं है, जो कॉमन चीज़ है वो आपकी कॉमन ही रहेगी, और जो चीज़ कॉमन में नहीं आ रही है वहाँ पर आपने उसको नल ऐड कर देना है। सही है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेमी ज्वाइन, और ये क्या करता है जनाब, सेमी ज्वाइन फर्स्ट टेक द नेचुरल ज्वाइन ऑफ टू टेबल्स, दो टेबल्स का नेचुरल ज्वाइन लेना आपने पहले, और उसके बाद क्या करना है आपने, देन टेक द प्रोजेक्शन ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फर्स्ट टेबल। तो फर्स्ट टेबल के एट्रीब्यूट्स पर आपने प्रोजेक्शन ले लेना है, जैसे कि फैकल्टी, क्रॉस, कोर्स। अच्छा, यहाँ पे सेमी ज्वाइन है, आप देखिएगा इसका सिंबल और है, ठीक है, तो ये सिंबल्स आपने याद करने रखने हैं। ओके, ये फैकल्टी इनटू कोर्स में आपके सामने एक नज़र आ रहा है फैक आईडी। आपने वही दो दो बातें उसने बताया कि पहले तो आपने उसका नेचुरल ज्वाइन लेना, 2 टेबल का वो लेना है, और नेचुरल ज्वाइन दोनों टेबल्स का ले लेने के बाद आपने प्रोजेक्शन अप्लाई करनी है पहले टेबल के ऊपर। तो आपके सामने ये रिसीव हो रहा है, ये वाला टेबल कैसे रिसीव हो रहा है ये आप ना खुद से पेपर के ऊपर जब ड्रॉ करके देखने की कोशिश करेंगे तो आपसे भी ये सेम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला सारा लेक्चर में से अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है या कोई भी कंफ्यूजन है तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, और क्वेश्चन आंसर सेशन में। और इस रिलेशनल अलजेब्रा से को पढ़ने के बाद जब आपको ये समझ आ जाएगा, ये बहुत सिंपलेस्ट स्लाइड है आप लोगों के लिए। अच्छा, इसके कॉरिस्पॉन्डिंगली आपका जो स्लाइड्स हम चैप्टर की स्लाइड्स पढ़ रहे हैं वो भी हैं, और आपने वो भी पढ़नी है। और वो चैप्टर की स्लाइड्स के अंदर जब आपको ये वाली स्लाइड्स अगर समझ आ जाती हैं तो आपको वो वाली स्लाइड्स भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, उसमें कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। उसके अंदर रिलेशनल अलजेब्रा से रेलिवेंट आई थिंक 71 या 75 स्लाइड्स हैं, और वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है। सिंस हम बुक फॉलो कर रहे हैं तो इसको समझने के बाद आपने वो वाली स्लाइड्स भी गो थ्रू करनी है, और आपको कोई भी क्वेश्चंस इनमें हो या आपको दूसरे वाली स्लाइड में हो तो वो आपने मुझे बता देना है, हम उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। और इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ ये वाली स्लाइड्स पढ़ी हैं और आप बुक वाली नहीं पढ़ेंगे, मैं आपके साथ दोनों स्लाइड शेयर कर दूँगी। और इस रिलेशनल अलजेब्रा के ऊपर एज सच हम कोई एसक्यूएल के ऊपर बैठकर क्वेरी तो नहीं लिख रहे होंगे, लेकिन आपको कोई क्वेश्चंस मैं सर्कुलेट करूँगी, और वो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने के बाद अपलोड कर देने हैं, जो मैं आपके लिए एक सबमिशन क्रिएट करूँगी। और अगर आपको इसके अलावा कोई इसमें से कोई मसला होगा तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।